Hello students, today we are going to discuss about the SHM. Okay, बच्चों it is a very important topic. Okay, it is a gateway of 12th physics, right? So it is useful in wave motion, right? Now electromagnetic waves, alternate current, right? And some little part in modern physics. Point clear है? So बच्चों let's start without wasting the time. ठीक है? So हम बात करते हैं first of all periodic motion. Periodic motion. SHM is a part of periodic motion. ध्यान रखिएगा. So what is the periodic motion? The motion which repeat itself after a regular interval of time. Right now, so repeat the motion which repeat itself after a regular interval of time. Regular interval ऑफ टाइम. सो बच्चों ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है ना, इसी से हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म मिलती है जिसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड, राइट ना. सो बच्चों इस टर्म को ही हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. द मिनिमम टाइम पीरियड आफ्टर विच द बॉडी रिपीटेड इट्स मोशन, राइट ना, इज नोन एज टाइम पीरियड. पॉइंट क्लियर है? ओके. सिमिलर वे में अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशंस के एग्जांपल की, द प्लैनेटरी मोशन, द planets move around the sun, right ना, after a regular interval of time. So हम कह सकते हैं planetary motion जो है, planetary motion, right ना, जो है क्या है? periodic motion है, right ना. okay. Similar way में अगर हम clock ends की बात करते हैं बच्चों, तो clock ends भी एक रेगुलर इंटरवल में अपने टर्म को कंप्लीट करते हैं, अब मोशन को रिपीट करते हैं, राइट ना, पाथ को रिपीट करते हैं. तो भाई यहाँ पे कह सकते हैं मोशन ऑफ क्लॉक एंड्स. क्लॉक एंड्स. पॉइंट क्लियर? राइट, चलेगा. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन का, एक और टर्म जो है हमारे पास आ जाता है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, राइट ना. पीरियोडिक मोशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी जो है रेगुलर टाइम पीरियड और रेगुलर इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट करती रहती है. लेकिन यहाँ पर ऑसिलेटरी की अगर बात की जाए तो ऑसिलेटरी में एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, उसके टू एंड फ्रो मोशन बॉडी जब करती है एक आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो हम इसे ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, राइट ना. सो बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इफ वी टॉकिंग अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन, okay, or vibratory motion. Then if when a body execute है ना to and fro motion about a fixed position, the fixed position is known as mean position or equilibrium position. Fixed position is known as mean position or equilibrium position. So क्या बोल सकते हैं? when a body है ना execute to and fro motion about a fixed position is known as oscillatory motion, right ना. then to and fro motion में बेटा हमारे पास दो कंडीशन मिलती हैं. एक पोजीशन जो लास्ट पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम पोजीशन. The maximum displacement from the mean position, right now, is known as amplitude, and the position is known as extreme position, right now. So this is the extreme position. So भाई ये टू पोजीशन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन हो गया. अब अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम आते हैं बच्चों, तो रिवर्स में भी हमारे पास क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन. तो बच्चों ये क्या है हमारे पास? एक्सट्रीम पोजीशन. तो देयर इज अ टू एक्सट्रीम पोजीशन एंड वन मीन पोजीशन. पॉइंट क्लियर है? अब बच्चों इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट और हमें टर्मिनोलॉजी मिलती है जिसे हम बोलते हैं कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट ना. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज amplitude. Okay, so here also maximum displacement from the mean position बोल क्या सकते हैं इसको? एम्पलीट्यूड. सो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर मीन पोजीशन को 0 माना जाए तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, राइट ना, वो केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अच्छा बच्चों इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन
और वाइब्रेटरी मोशन में हम दो कंडीशंस देख सकते हैं, एक देख सकते हैं सर लार्ज एम्पलीट्यूड, राइट ना, और एक हम बोल सकते हैं स्मॉल एम्पलीट्यूड। बच्चों जब लार्ज एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड भी ऑसिलेटरी मोशन होगा, लेकिन स्मॉल एम्पलीट्यूड का जो केस है वो हमको इंडिकेट करता है एसएचएम की कंडीशंस को, राइट ना, या ये एसएचएम की कंडीशन को फुलफिल करता है। पॉइंट क्लियर है? सो व्हाट इज द एसएचएम? तो हम बोल सकते हैं एसएचएम अ पार्ट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, एंड व्हेन the part execute oscillatory motion या particle execute a oscillatory motion in such a way that the restoring force is directly the magnitude of restoring force is directly proportional to the displacement, right now, from the mean position। पॉइंट क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब हम एसएचएम की बात करेंगे तो एसएचएम इज अ पार्ट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, एंड इसको जब डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, when a particle execute oscillatory या oscillate execute है ना to and fro motion in such a way that the restoring force, it is also a very important key point or terminology, restoring force है ना, such a way that the restoring force या magnitude of restoring force, क्योंकि भाई फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, equilibrium position, right now, or fixed position. So that's why we can see that here the force या magnitude of force is directly proportional to the displacement, right ना। और बच्चों जब हम यहाँ पे proportionality को हटाएंगे तो एक हमारे पास constant आएगा which is known as SHM positive constant या positive constant, right ना। So हम इसको क्या बोल सकते हैं, positive constant, राइट ना। ओके, सिमिलर वे में अगर बच्चों हम कहते हैं कि भाई बॉडी जो है मूव कर रही है और उसमें फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी जनरेट हियर, दैट्स व्हाई एम ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। ओके, सो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक्स हो तो हम कह सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू माइनस का के बाय एम इंटू एक्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। बेटा इसको अगेन अगर हम रिसॉल्व करते हैं तो डी टू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के वाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। दिस इज द एसएचएम इक्वेशन, राइट ना, दिस इज द वाइब्रेशन इक्वेशन, oscillatory equation, right now। So it is also known as differential equation। Then as we know the solution of this differential equation क्या होता है बेटा, the solution of differential equation x is equals to a sin omega t plus phi। okay, here x displacement को represent करेगा, a amplitude को omega angular velocity, राइट ना, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, राइट ना, और फाई इनिशियल फेज को। सो बच्चों इनको हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं प्रॉपर, और ध्यान रखिएगा यहाँ से बहुत सारी बेसिक कंडीशंस हमें मिल गई हैं। पॉइंट क्लियर? और एक और हमें क्या मिला है बेटा, साथ साथ में हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिली है। क्या मिली है? ओमेगा की वैल्यू। अगर बच्चों इसको मैं जनरल इक्वेशन बनाना चाहता हूँ तो जनरल इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा इसको। पॉइंट क्लियर है?
सो बच्चों हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ से हमको दो सॉल्यूशंस मिलते हैं बेटा प्रॉपर। फर्स्ट वन मिला हमें x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड सेकेंड वन मिला हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ओके हियर के स्प्रिंग फैक्टर बोल सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं सर रीस्टोरिंग फोर्स फैक्टर, राइट ना। सो ये है इन स्प्रिंग फैक्टर जिसको आप लोग स्प्रिंग इंडेक्स भी जानते हैं, स्प्रिंग फैक्टर, राइट ना। और ये मास को इंडिकेट कर रहा है, दैट्स व्हाई ये है इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर। ओके अच्छा हियर ए एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एम्पलीट्यूड। ओके ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। एंड फाई रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा फेज को या इनिशियल फेज को, इनिशियल फेज। एंड व्हाट इज द फेज बच्चों? फेज इंडिकेट द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम और ऑसिलेटरी मोशन, राइट ना। सो ये इंडिकेट करता है, फेज किसको इंडिकेट करता है बेटा? डायरेक्शन एंड पोजीशंस को। तो बच्चों इसको भी आपको की पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है ना, इंडिकेट डायरेक्शन एंड पोजीशन, डायरेक्शन एंड पोजीशन को इंडिकेट करता है एट एनी स्टैंड, राइट ना। सो बच्चों अगर हम बात करेंगे कि सर यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज यू नो वेरी वेल 2 पाई बाय टी। ओके और फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है साइकिल पर सेकंड, कितने ऑसिलेशन पर सेकंड यहाँ पर हो रहे हैं उसको डिफाइन करता है, राइट ना। सो 2 पाई बाय टी, सो यहाँ से हम टी इज इक्वल टू 2 पाई ओके अपॉन ओमेगा भी निकाल सकते हैं। यही बेटा जो टी है वही है हमारे पास टाइम पीरियड। ओके रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम टी की बात करते हैं तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड ओमेगा हम लोग पहले से ही डिटरमाइन कर चुके हैं। देखिएगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? ओमेगा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया बेटा रूट अंडर रूट के बाई एम। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर द टाइम पीरियड t is equals to 2 pi root under root m by k, right ना। it means time period depend on the inertial factor and spring factor, right ना। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? चलिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रॉपर, राइट। अच्छा ये जो हमारे पास आया ये क्या था बेटा? ये है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, राइट। सो अगर ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है और ये टाइम डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। पॉइंट क्लियर। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा? एक्सेलरेशन। पॉइंट क्लियर। चलिएगा डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इसकी सिचुएशंस को डील करते हैं। देखिएगा बेटा अगर हम बात करते हैं कि सर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एसएचएम कर रहा है, उस केस में हमारे पास ये मीन पोजीशन है बच्चों, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट ना। सो एक्सट्रीम पोजीशन तक ऑब्जेक्ट को पहुंचने में कितना टाइम लगा, राइट ना, और पूरा टाइम पीरियड कवर करने में टोटल टाइम पीरियड क्या रहा, इसको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलेगा। सो दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। पॉइंट क्लियर। सो यहाँ से अगर हम बात करते हैं द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल टू रीच a/2, कहाँ तक? a/2 तक रीच होने में कितना टाइम लगा, राइट ना। फिर अगेन अगर हम बात करते हैं a/2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और अगेन अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो बेटा बोलेंगे a तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, राइट ना। सो टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीच a/2। सो बच्चों आपने जनरल इक्वेशन को लिख लेना है a साइन ओमेगा टी। ओके भाई ओमेगा टी क्यों? क्योंकि हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट ना। इस केस में क्या मान के चल रहे हैं? बॉडी स्टार्ट
फ्रॉम मीन पोजीशन। तो बच्चों ये बात क्लियर होना चाहिए कि जब बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट होगी तो यहाँ पर फेज कितना होगा, इनिशियल फेज 0 होगा। दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t आएगा। और अगर हम उसको पुट करते हैं a/2 देन a sin ओमेगा t, इस टाइप का इंटरफेस हमको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। और इसको हम अगेन कैंसिल आउट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 sin ओमेगा t, राइट ना। एज यू नो वेरी वेल कि ओमेगा t रिप्रेजेंट द एंगल, दैट्स व्हाई ओमेगा t इज इक्वल टू π/6, राइट ना। साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ पर होता है बच्चे, π/6 पर, 30 डिग्री पर, राइट ना। दैट्स व्हाई हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेटा ओमेगा t इज इक्वल टू π/6 और ओमेगा की वैल्यू 2π/t, देन कैपिटल T इज अ टाइम पीरियड, ओके, और t टाइम एट एन इंस्टेंट। सो बच्चों इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा π/t/12, means if a body has time period 12 second, then after 1 second body reach a/2, half of the amplitude, राइट ना। सो बॉडी कहाँ पहुंच जाएगी, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर पहुंच जाएगी। आसानी से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलेगा। अगर मैं यहाँ पे इसी टाइप का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ कि भाई ये इस टाइप से बॉडी मूव कर रही है, राइट ना, मीन पोजीशन देन अगेन अपना एक्सट्रीम देन अगेन मीन। सो यहाँ पर जो है टाइम पीरियड कंप्लीट होता है बच्चों। तो आप देखिएगा यहाँ पर इनिशियल से स्टार्ट कर रहा है, फाई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है। सो मीन पोजीशन से अगर हमको a/2 पोजीशन पे पहुंचना है, फिर a/√2 पर पहुंचना है, राइट ना, और हमें लास्ट a पर पहुंचना है। पॉइंट क्लियर है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, सर टाइम पीरियड बाई 12। पॉइंट क्लियर है। अच्छा अगर मैं आपसे कहता कि सर मीन पोजीशन से a/√2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a की जगह a/√2 पुट करता, राइट ना। सो a/√2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। बच्चों जब इसको मैं सॉल्व करता तो ओमेगा t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे π/4, दैट्स व्हाई t इज इक्वल टू t/8 आ गया। पॉइंट क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर t इज इक्वल टू t/8। पॉइंट क्लियर। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि सर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम हमें लगा वो लगा t/8। पॉइंट क्लियर। अच्छा अगेन टाइम टेकन टू रीच द फाइनल एम्पलीट्यूड a तक, राइट। तो बेटा इस केस में जब हम बात करेंगे तो a की x की जगह क्या पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ से कि a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट्स व्हाई t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा t/6। पॉइंट क्लियर है। सो टाइम टेकन टू t/4, देखिएगा इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, ओमेगा t इज इक्वल टू मिलेगा π/2, ओके, दैट्स व्हाई t इज इक्वल टू आ जाएगा t/4, ओके, स्मॉल t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, t/4 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर। सो इसको अगेन हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, ये आ गया बेटा t/4। सो यहाँ तक पहुँचने का टाइम t/4, यहाँ तक पहुँचने का टाइम t/12। दैट मीन्स हम यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम निकालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है वो आ जाएगा मेरे पास t/6। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द बॉडी टेक अ टाइम t/12 to half of the amplitude, t/8 to the half a/√2 of the amplitude, and t/4 to reach the extreme position। पॉइंट क्लियर है। देन अगेन अगर हम वापस आते हैं तो बेटा a/2 तक आएंगे तो a/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही t/6, ठीक है। a/2 से मीन पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगेगा, t/12। पॉइंट क्लियर। अच्छा बच्चों अगर मैं आपसे ये कहता कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, तो बच्चों यहाँ था t/4, यहाँ पे t/6, दोनों को ऐड करेंगे तो t/4 प्लस t/6 ऐड करने पर कितना आ गया बेटा मेरे पास, ये आ गया 5t/12, ठीक है। टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम मीन पोजीशन टू अगेन a/2, ठीक है। अच्छा यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल यहाँ पर पहुँचने में टाइम लगा t/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे t/4, यहाँ पर t/2। देन इधर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बेटा, तो यहाँ पर पहुंचने में टाइम जो लगा वो 3t/4 लगेगा, ओके। और अगेन अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगा बेटा, टोटल टाइम पीरियड t के इक्वल।
ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जब अगेन मीन पोजीशन को रिगेन करती है तो उसके बाद अगेन a/2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो वही टाइम लगेगा t/12, और a/2 से a पहुंचने में कितना टाइम लगा बेटा, t/6, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन से a/2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बेटा, t/6, देन अगेन a/2 से मीन पोजीशन पे जाने के लिए t/12। पॉइंट क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि अगर मेरे पास मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो वही फाई कितना होगा, 0। अगर हम बेटा मिड पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करते हैं, तब हमारे पास फाई का वैल्यू कितना होगा, π/6 होगा। यहाँ पर कितना होगा बेटा, π/6, राइट ना। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका इनिशियल फेज का वैल्यू होगा π/2। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। अच्छा एक और बात आप ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर मुझे यहाँ पर फेज निकालना है कि किस पोजीशन पे क्या फेज होगा, तो आपने क्या करना है, जो t है उसकी जगह 2π पुट कर देना है। पॉइंट क्लियर है। सो 2π पुट करने पर π/6, 2π पुट करने पर कितना आ जाएगा, π/2, राइट ना। तो इस टाइप से मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है, आ गया समझ में। चलेगा आगे चलते हैं। बच्चों आगे इसमें मूव फॉरवर्ड, इफ वी डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन हमें क्या मिलेगा बेटा, डिफरेंशिएट करने पर हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो देखिएगा डेल x अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5 यही मिलेगा बेटा। अब बच्चों यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिलने जा रहा है कि अगर a एंड ओमेगा कांस्टेंट है तो cos ओमेगा t की वैल्यू कितनी होती है बेटा, मैक्स 1 होती है। दैट्स व्हाई इफ देयर इज अ cos ओमेगा t मैक्स देन v मैक्स होगा। सो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं v मैक्स के लिए cos ओमेगा t की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और v मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a ओमेगा हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन। पॉइंट क्लियर। अगेन अगर बेटा हम आगे चलते हैं तो इस केस में आप देखिएगा कि cos ओमेगा t को साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं a ओमेगा रूट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा t प्लस 5। तो बच्चों इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, राइट ना। अब बच्चों इसको जब इस टाइप से लिखा जाएगा तो आप देखिएगा ध्यान से, ये टर्म को क्या लिख सकते हैं, x, दैट्स व्हाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हियर द वेलोसिटी इन SHM v इज इक्वल टू ओमेगा, राइट ना, रूट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। अच्छा बच्चों यहाँ पर हम टर्म बना सकते हैं, इफ x is equals to 0 it means mean position at mean position, राइट ना। तो बच्चों जब हम मीन पोजीशन की बात करेंगे उस केस में हमारे पास वेलोसिटी कितना आ जाएगा, a ओमेगा आ जाएगा, विच इज ऑल्सो एक मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट ना। देखिएगा 0, दैट्स व्हाई a ओमेगा। और इफ वी टॉकिंग अबाउट द x is equals to extreme position, x is equals to a, it means extreme position, means at extreme position। तो बच्चों जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाएगी उस केस में एक्सट्रीम पोजीशन पर a की वैल्यू x की वैल्यू a के इक्वल होगी, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स वेलोसिटी कितनी हो गई एक्सट्रीम पोजीशन पर, 0 हो गई। पॉइंट क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से ही डिसाइड होना है कि एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है, मीन पर वेलोसिटी a ओमेगा होगी जो कि मैक्स वैल्यू होगी। पॉइंट क्लियर है। अच्छा सिमिलर वे में अगर बच्चों यहाँ पे हम ध्यान दें तो इसमें एक ग्राफ भी हमें मिलता है, वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ। तो थोड़ा इसको फर्दर रिसॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस, राइट ना, a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे आया देखिएगा, आप क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कैपिटल स्मॉल कुछ भी बना सकते हैं बच्चों अकॉर्डिंगली, राइट ना। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देन वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एलिप्स, राइट ना। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एलिप्स को। मैथमेटिक्स में आपने बच्चों देखा होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। पॉइंट क्लियर है। तो यहीं से हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी एंड पोजीशन में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा बेटा, यहाँ पर एलिप्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बना लेते हैं प्रॉपर वे में, देखिएगा ड्रॉ करते हैं इधर बच्चों। जब मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो देखिएगा ध्यान से, एक्सट्रीम पोजीशन ए पर होगी, इधर प्लस ए होगा बेटा और इधर माइनस ए होगा, ठीक है। ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाली एक्सिस है। तो यहाँ पर मैक्स वैल्यू कितनी है, ए ओमेगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू यहाँ कितनी है बेटा, माइनस का ए ओमेगा। दैट्स व्हाई वी कैन ड्रॉ हियर द ग्राफ, राइट ना। इस टाइप का हमारे पास एलिप्स आ जाएगा बेटा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर है ये सभी को, ठीक। चलिएगा आगे चलते हैं बच्चों। वी गेट हियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ओके, देन डिफरेंशिएट अगेन। तो डिफरेंशिएट अगेन करने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा, डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, राइट। इसको कैपिटल स्मॉल आप जो भी चाहे बना सकते हैं, है ना। सो हम इसको कैपिटल ही रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो सके कि यहाँ पर एक्सेलरेशन और कैपिटल एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो भाई ए माइनस का ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, राइट ना। इस टाइप की इक्वेशन हमें मिल जाएगी बच्चों। तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, एक्स है। दैट्स व्हाई ओमेगा स्क्वायर एक्स ए एक्सीलरेशन आ गया मेरे पास। पॉइंट क्लियर है। अच्छा बच्चों यहाँ से हमको एक की पॉइंट मिलने वाला है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, राइट ना। दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम, राइट। अच्छा सिमिलर वे में डेफिनेशन में हमने कहा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो बच्चों अगर मैंने बोथ साइड में मास का मल्टीप्लाई कर दिया तो इस केस में ये मास से मल्टीप्लाई होने पर रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा और रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, देन माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन which indicate it is always towards the mean position. The restoring force always act towards the mean position. इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। Here minus sign only indicate the direction of restoring force. Restoring force, okay, which is always towards the mean position, क्लियर है कि नहीं है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा बच्चों, अब अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाना चाहते हैं एक्सेलरेशन एंड पोजीशन ग्राफ, तो बच्चों एक्सेलरेशन एंड पोजीशन ग्राफ अगर बनाया जाए तो देखिएगा ध्यान से, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, बट माइनस साइन की वजह से इसका जो डायरेक्शन है लीनियर लाइन का कैसा हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोगों ने पढ़ा y इज इक्वल टू y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इस केस में
हमारे पास जो लाइन बनती थी इस टाइप की आती थी। पॉइंट क्लियर है? सो माइनस साइन होने पर लाइन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन ग्राफ हमको बनाना है। देखिएगा एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इधर जो इंडिकेट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड, और इधर जो इंडिकेट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड, ओके। और जो मैक्स वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए ओमेगा स्क्वायर, राइट ना। और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का। पॉइंट क्लियर है? सो माइनस साइन ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन, ठीक है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है सभी को? चलेगा। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि सर टाइम पीरियड हमको निकालना है, कोई इक्वेशन हमको दे रखी है, राइट ना, और वेलोसिटी और पोजीशन इक्वेशन हमको दी है, ठीक है। चलिएगा चेक करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। इस टाइप का एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइंड आउट द टाइम पीरियड, राइट ना। सो फाइंड आउट द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नॉन फ्रीक्वेंसी, राइट ना। सो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो वी डेल वी अपॉन डेल टी आएगा इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2x डेल एक्स अपॉन डी टी आएगा। बच्चों एज यू नो वेरी वेल कि डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या होता है, वेलोसिटी। दैट्स व्हाई वेलोसिटी से कैंसिल आउट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, राइट ना, 2 से 2 कट जाएगा तो इस केस में आ जाएगा माइनस का 1/4x, ओके। दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM, ओके। एंड हियर दिस वैल्यू is equivalent of omega square, okay. That's why omega square is equals to 1/4, that's why omega is equals to 1/2, okay. Put the value of omega, then value of omega क्या होती है बेटा, 2 pi by t is equals to 1/2. Point clear? That's why we can say that t is equals to 4 pi, और यूनिट क्या रहेगी बेटा टाइम पीरियड की, सेकेंड। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चे। चलो आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स है, राइट ना, और मोशन है, दैट्स व्हाई वी कैन से हियर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट क्लियर? सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की। द पोटेंशियल एनर्जी, द work done against restoring force, work done against restoring force, वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी होगी। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 to x kx डेल x, राइट ना, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ kx स्क्वायर, ओके। एज यू नो अबाउट द k, तो k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ओके। बच्चों हमने अभी देखा था कि k का वैल्यू कितना है यहाँ पर, सो k का वैल्यू हमारे पास था ओमेगा स्क्वायर m। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? या ओमेगा इज इक्वल्स टू k बाई m, रूट k बाई m था, राइट ना, उसी से हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया है। सो बच्चों इफ वी टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, okay. Here x represent the displacement, okay, and according to the position, just like a mean position and extreme position, x has a 0 value and a value. पॉइंट क्लियर है? सो दोनों कंडीशंस को हमें यहाँ पे बनाने लाए कि भाई अगर हम बात करते हैं कि x is equals to 0 means at mean position, we are talking about the mean position, राइट ना। सो बच्चों मीन पोजीशन की जब बात करेंगे तो उस केस में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और x की वैल्यू जब 0 पुट की जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन विल बी 0। पॉइंट क्लियर? गुड। अगेन अगर हम आगे चलते हैं तो इसी में हम बात कर सकते हैं कि सर इफ वी टॉकिंग अबाउट द x इज इक्वल्स टू a, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट ना, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन मींस एट एक्सट्रीम पोजीशन,
एक्सट्रीम पोजीशन। तो बच्चों जब एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में बात की जाती है तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास हो जाएगी हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट ना। और ये हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर आप देखिएगा एम कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। इट मींस सभी टर्म्स कैसी हैं बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट हैं। जब सभी टर्म्स कांस्टेंट हैं तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैसी होती है, कांस्टेंट होती है और मैक्स होती है, राइट ना, बिकॉज एक्स की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, मैक्स है। पॉइंट क्लियर है। अच्छा बच्चों एक और बात आप ध्यान रखिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की मैक्स वैल्यू होगी वो इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी होगी। पॉइंट क्लियर है। सो हम इसको इधर लिख सकते हैं ऑल्सो इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, राइट ना। किसके इक्वल है बेटा, टोटल एनर्जी के इक्वल है। पॉइंट क्लियर। चलिएगा अगेन अगर हम आगे चलते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट काइनेटिक एनर्जी। देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन। सो हाफ एम वी स्क्वायर, एज वी नो अबाउट द हाफ एम वी स्क्वायर। सो वी क्या है बेटा मेरे पास, वी है ओमेगा रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a square minus x square. Okay, here also we will discuss about the extreme position and mean position, right ना। so extreme position and mean position की बात की जाएगी। so mean position पे x is equals to 0, right ना। so that's why हम यहाँ पे कह सकते हैं कि mean position पे kinetic energy कितनी होगी। so kinetic energy half m omega square a square आएगी बच्चों, which is max value, right ना, and equals to the total energy। पॉइंट क्लियर, इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं ऑल्सो इक्वल टू टोटल एनर्जी। पॉइंट क्लियर। सिमिलरली हियर x इज इक्वल्स टू a, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू a पुट करने पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, 0। सो बेटा ये टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा बच्चों अगर हम बात करते हैं इनके ग्राफ्स की तो यहाँ पे हम आसानी से एक ग्राफ बना सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अकॉर्डिंगली देखिएगा अगर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी जाए किसका, साइन का एंड कॉस का, राइट ना। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, साइन की फॉर्म में थी, साइन ए साइन ओमेगा टी, राइट ना। और कॉस इस इधर भी वैल्यू कितनी थी बेटा हमारे पास, वेलोसिटी की जो वैल्यू थी हमारे पास थी कॉस की। पॉइंट क्लियर है। तो इन दोनों वैल्यू को हम पुट करके एक बार साइन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ निकालते हैं, किस टाइप का ग्राफ आएगा। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो बात करते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, ए स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं इसको। पॉइंट क्लियर है। अच्छा सिमिलरली अगर काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, राइट ना। और यहाँ पर क्या था मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। पॉइंट क्लियर। सो इसको थोड़ा सा हम सेपरेट करते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या बच्चों आप देख पा रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पॉइंट क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है साइन वेव की तरह बिहेव कर रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है कॉस वेव की तरह बिहेव कर रही है, राइट ना। तो इन दोनों का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों कुछ इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा। अगर हम बात करते हैं सर काइनेटिक एनर्जी का कॉस पर डिपेंड करता है, कॉस यहां से स्टार्ट होता है, राइट ना। इस टाइप से कंप्लीट होगा, राइट। अच्छा सिमिलर वे में अगर हम साइन की बात करेंगे तो साइन भी हमारा इसी टाइप से स्टार्ट होगा बच्चे, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, राइट ना। स्क्वायरिंग होने की वजह से आप ध्यान दीजिएगा एक वेव जो है अपनी टर्म यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, सेकंड वेव हमारी टर्म यहाँ पे कंप्लीट करेगी। स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, राइट ना, वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर हमारे एसएचएम की फ्रीक्वेंसी
if there is a SHM frequency f, then frequency of kinetic energy and potential energy कितनी हो जाएगी बेटा, डबल, राइट ना। तो यहाँ पर frequency of kinetic energy and potential energy कितनी हो जाएगी बच्चे, डबल हो जाएगी। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, t/2, और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, t। पॉइंट क्लियर। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ आ जाता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। चलो, सिमिलर वे में अगर काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाया जाए, ये एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ था बेटा, एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ है। अगर यहीं पे एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाया जाए तो देखिएगा कैसे बनेगा। एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, मीन पोजीशन है, राइट ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है x, राइट। तो इस केस में हमने एक्सट्रीम पोजीशन को डिफाइन कर लिया, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन को डिफाइन कर लिया, और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन और वापस एक्सट्रीम, राइट ना। देन अगेन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन एंड वापस एक्सट्रीम पहुंच गए। पॉइंट क्लियर है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जिसकी वैल्यू मिनिमम हो, ये एनर्जी है बेटा, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट ना। सो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्सेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। तो भाई एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वैल्यू मिनिमम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो दैट्स व्हाई दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ग्राफ के, और जो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। पॉइंट क्लियर है। अच्छा बच्चों आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल है इस पोजीशन पर, राइट ना, और ये मीन पोजीशन है। अगर ये मीन पोजीशन है तो यहाँ पर x = 0 होगा। दैट्स वाई हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर ये जो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, राइट ना, एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों को इक्वेट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो फॉर्मुलेशन क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, है ना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। इस टाइप का आएगा बेटा मेरे पास, ठीक है। सो m हाफ ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, a/√2। इट मीन्स एट a/√2 पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। पॉइंट क्लियर है। अच्छा सिमिलर वे में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर इक्वल है, राइट, और सिमिलर वे में अगर मैं इनका वैल्यू कहाँ पर निकालना चाहता हूँ बेटा, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो बच्चों अगर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर इसकी वैल्यू निकाली जाएगी एट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो उस केस में भी हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन कितनी है ये भी हमको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, एज यू नो अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन, according to the energy conservation, energy neither we create nor we destroy. That's why we can write here the total energy, about total energy. The total energy क्या होता है बेटा, kinetic energy plus potential energy. The sum of kinetic energy and potential energy also known as mechanical energy. Mechanical energy. तो बच्चों जब हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो इस केस में आप देखिएगा हमारे पास टोटल एनर्जी कितना आ जाता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, राइट ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर। ओके, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलता है बेटा, तो देखिएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी कितनी हो गई बेटा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों का जो सम होगा या मैक्स वैल्यू होगी, तो देखिएगा मैक्स वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी यहाँ पर होगी और मैक्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू E। अगर यहाँ पर टोटल एनर्जी E है तो जब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होते हैं उस केस में टोटल एनर्जी का हाफ होना चाहिए, राइट। तो बेटा a/2 पर जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है इक्वल होती है और कितनी होती है, टोटल एनर्जी का हाफ होती है, जिसको हम 50% भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पर, 50%, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 50%। पॉइंट क्लियर, ऑफ टोटल एनर्जी। सिमिलर वे में
अगर हमने इनकी वैल्यू निकालनी है A/2 पर, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों हम इनको इक्वेट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, राइट ना। और बच्चों अगर हम बोलते हैं कि भाई A/2 पर, राइट ना, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या रख देते हैं A/2, तो जब बच्चों डिस्प्लेसमेंट को A/2 रखेंगे तो A/4 आएगा, A²/4 आएगा, दैट मीन्स 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। देखिएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर A² क्या है, टोटल एनर्जी है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। पॉइंट क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, E/4 होगा, ठीक है। सिमिलर केस में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुलेशन में वैल्यू पुट करते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर, राइट ना, A² माइनस A²/4, इसको रिजॉल्व करोगे बेटा तो 3/4 E आता है मेरे पास, कितना आता है 3/4 E। तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर 3/4 E मीन्स हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर काइनेटिक एनर्जी 3E/4 होता है, टोटल एनर्जी का 3/4, दैट मीन्स 75%, क्लियर है। और A/2 पर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो E/4 होती है, दैट मीन्स 25%, ठीक है, टोटल एनर्जी का। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है बेटा। ये है एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इससे पहले हमने पढ़ा था एनर्जी टाइम ग्राफ, ठीक है। और एक और बात क्लियर रखिएगा बच्चों यहाँ पर कि अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में ये एक देखिएगा, अगर हम 1 SHM की बात करें, राइट ना, टोटल 1 ऑसिलेशन की बात करें तो देखिएगा बेटा ये बॉडी इधर जाएगी फिर वापस इधर आएगी, तो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, इट मींस 1 फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है डबल फ्रीक्वेंसी रखती है, राइट ना। तो SHM की फ्रीक्वेंसी f है, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, 2f होगी, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स होता है, तो इन पॉइंट्स को हमें लिख लेना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, यहाँ से अप टू 50 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, चलेगा। अगर हम बात करते हैं if frequency of SHM equals to f, then kinetic energy and potential energy का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना होगा बेटा, 2f होगा, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी 2f होगी, बट बेटा इस चेंज का अगर मेरे पास मॉड दिया है तो उस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 4f हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी बेटा अभी तक यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने इसमें बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आए थे वो आए थे कि सर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, राइट ना, उसके बाद वेलोसिटी इक्वेशन, उसके बाद एक्सेलरेशन इक्वेशन, राइट ना, इनके ग्राफ्स, ठीक है, और एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशंस पर वेलोसिटी, राइट ना, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ठीक है, इन सभी को हमने देख लिया। तो बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है सर ए मैक्स और वी मैक्स का रेशियो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ए मैक्स एंड वी मैक्स का रेशियो हमें निकालना है, राइट ना। इसका कभी कभी आपको डायमेंशन फार्मूला पूछ लिया जाएगा इस रेशियो का, कभी इसका यूनिट पूछ लेगा, कभी इसका इक्विवेलेंट पूछ लेगा, ठीक है। तो बच्चों आप जानते हैं कि ए मैक्स कितना होता है, ए ओमेगा स्क्वायर एट एक्सट्रीम पोजीशन, और वी मैक्स कितना होता है बेटा, ए ओमेगा होता है, दैट्स वाई हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा, ओमेगा आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल। अगर आपसे कहा जाए कि इसका डायमेंशन क्या होगा तो m0 L0 t की पावर -1, ओके, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट पूछ ले जाए तो यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। ये आपको क्लियर है कि नहीं सभी बच्चों को बेटा, इसको थोड़ा सा आप लोग प्रॉपर प्राइम मेमोरी में रखिएगा ताकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो आप आसानी से बता सकें, ठीक है। अच्छा ये बात आपको क्लियर है कि ए ओमेगा स्क्वायर होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू था ओमेगा स्क्वायर वाई, ओके। एज यू नो कि माइनस साइन ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर
वाई या एक्स लिया है हमने वेरिएबल एक्स, सो एट एक्सट्रीम राइट ना, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, ए के बराबर, दैट्स व्हाई ए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है which is at extreme position, okay, and acceleration is equals to 0 at mean position. So mean position पे acceleration क्या होता है, at mean position पे acceleration 0 होता है, extreme position पर acceleration max होता है, ठीक है, a ओमेगा स्क्वायर, याद रहेगा बिल्कुल, चलिएगा आगे चलते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। अब देखते हैं टाइम पीरियड के फार्मूलेशन जो हमारे पास हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर टाइम पीरियड के फार्मूलेशन के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, ओमेगा इज इक्वल टू के वाई एम, यही कुछ है, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रूट एम बाई के हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये इनर्शियल फैक्टर है और ये स्प्रिंग फैक्टर है, राइट। सो इनर्शियल फैक्टर अगर ये मास है, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग फैक्टर की, तो स्प्रिंग फैक्टर क्या होता है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, force upon displacement, okay. As you know, what is the mass according to second law of Newton second law, so mass, what is the force, mass into acceleration, that's why we can write here acceleration, right now, acceleration upon displacement। तो बच्चों एक्सेलरेशन, मास से मास को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, पॉइंट क्लियर है। सो बेटा फाइनली हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, पॉइंट क्लियर है। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके एक टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया है ना, और ये भी हमारे पास डायरेक्ट टाइम पीरियड का फार्मूलेशन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, चलेगा। अब बच्चों अगर हम डिस्कस करते हैं कि सर इफ देयर इज अ स्प्रिंग पेंडुलम, राइट ना, या स्प्रिंग सिस्टम विच हैज एसएचएम, राइट ना, या एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो इस केस में हम कुछ फार्मूलेशन देखते हैं। और एक बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर है बेटा कि एसएचएम केवल वेरिएबल फोर्स ही जनरेट कर सकता है, कांस्टेंट फोर्स एसएचएम क्रिएट नहीं कर सकता, राइट ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चलेगा। तो बच्चों हमने कंसीडर किया है एक सिस्टम, राइट ना, इस टाइप का एक सिस्टम कंसीडर किया है जिसका मास m है, राइट, बॉडी का मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्प्रिंग मासलेस है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहाँ पर स्प्रिंग को हम हमेशा मासलेस लेकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो डिस्प्लेस करने पर ये एसएचएम करने लगेगा, राइट ना, इस टाइप से ऑसिलेट करेगा और वेरिएबल फोर्स होने की वजह से क्या होगा, एसएचएम करेगा। एज यू नो वेरी वेल द स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, F = माइनस का kx, राइट, दैट्स व्हाई यहाँ पर अगर टाइम पीरियड की बात की जाएगी तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर रूट मास ऑफ द ब्लॉक और स्प्रिंग फैक्टर के, ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है। सिमिलर वे में अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास इस टाइप का स्प्रिंग सिस्टम है तब, तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर मास कितना है, m है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है, और यहाँ पर जब मैंने इसको बॉडी को डिस्प्लेस किया है इसकी पोजीशन से, तो जब इस बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे इसकी पोजीशन से, ध्यान रखिएगा इस बात को, जब बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे इसकी पोजीशन से तो इस केस में ये बॉडी क्या करेगी, एसएचएम करेगी। लेकिन बच्चों आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जी एक्ट कर रहा है जो कि कांस्टेंट फोर्स है। जी कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। एज यू नो द कांस्टेंट फोर्स कैन नॉट डिस्टर्ब द एसएचएम, राइट ना। तो इस केस में भाई बॉडी इस पोजीशन पे तब भी जी लग रहा है, इस पोजीशन पे तब भी जी लग रहा है, मतलब हर पोजीशन पे जब जी लग रहा है तो इस केस में जी का एसएचएम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम आल्सो t = 2 पाई रूट अंडर रूट m बाई k, पॉइंट क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे इस टाइप की सिचुएशन लेता था कि सर मेरे पास एक इंक्लाइंड मेंबर है, राइट ना, या इंक्लाइंड सरफेस है, उस पर एक ऑब्जेक्ट मास m स्प्रिंग के साथ अटैच है, राइट ना, उस केस में भी अगर हम ध्यान दें तो बच्चों यहाँ पर भी एक कांस्टेंट फोर्स ही एक्ट कर रहा है जो कितना है mg sin थीटा,
ओके। सो एम जी साइन थीटा का जो इफेक्ट है वो एस एच एम पर नहीं होगा। दैट्स वाई अगर हम इस बॉडी को इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो डिस्प्लेस करने पर हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा बेटा, यही आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। पॉइंट क्लियर है? इसका भी टाइम पीरियड कितना आ गया बेटा, इतना ही आ गया। पॉइंट क्लियर? अच्छा, सिमिलर वे में अगर मैंने आपसे कहा, ध्यान दीजिएगा, सिमिलर वे में अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एक कोई मूविंग व्हीकल है, राइट ना, और या एक्सेलरेटेड व्हीकल है, इस एक्सेलरेटेड व्हीकल में इसी टाइप का ये पूरा का पूरा सिस्टम अटैच्ड है, राइट ना। तो इस केस में अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक्सेलरेट हो रहा है, इस केस में सर इस सिस्टम का फ्रिक्वेंसी क्या होगा, तो भाई इस सिस्टम का फ्रिक्वेंसी अभी भी कितना होगा बेटा, यही होगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। वाई? बिकॉज इस पर भी एक कांस्टेंट फोर्स ही एक्ट कर रहा है और कांस्टेंट फोर्स का जो भी इफेक्ट है एसएचएम के टाइम पीरियड पर नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि इन सभी सिचुएशंस में हमने फ्रिक्शन को जीरो माना है, स्मूथ माना है। यहाँ पर ये कैसा माना है बेटा, इसको स्मूथ माना है। पॉइंट क्लियर है? अगर ये स्मूथ होगा तभी ये वैलिड है बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आप ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन जो है ऑलवेज एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक कंडीशन देखना है कि जो कांस्टेंट फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू का एसएचएम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या एसएचएम के टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? आगे सभी सिचुएशंस क्लियर है कि नहीं है? चलो, अच्छा एक और सिचुएशन अगर हम लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं बेटा, वाटर वाली सिचुएशन, कि हमारे पास एक स्प्रिंग पेंडुलम है, राइट ना, या स्प्रिंग सिस्टम है और ये वाटर के अंदर है, राइट ना, किसी भी लिक्विड के अंदर है, तो उस केस में भी इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, जो टाइम पीरियड है वही रहेगा, ठीक है। तो इस केस में भी टाइम पीरियड क्या रहेगा बेटा, यही रहेगा, ठीक है। इस टाइप का सिचुएशन है, वाटर के अंदर है, टोटली इमर्स्ड है, राइट ना। हाँ, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी, अगर बेटा ये पार्शियली इमर्स्ड होगा फ्लूइड के अंदर तब टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सिस्टम पार्शियली इमर्स्ड नहीं होना चाहिए, फुली इमर्स्ड होना चाहिए, उस केस में इसका टाइम पीरियड इतना ही रहेगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? चलो, अगर हम अगेन बात करते हैं कि सर मेरे पास ऐसा ही कोई सिस्टम है, लेकिन वहां पर स्पेशल केस मान सकते हैं इसको कि स्प्रिंग का भी मास कंसीडर किया गया है, स्प्रिंग का मास कंसीडर किया गया है, राइट ना। अगर बेटा यहाँ पर स्प्रिंग का मास कंसीडर किया गया है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रूट क्या है बेटा मेरे पास, m प्लस स्प्रिंग का मास का 1/3 यहाँ पर ऐड कर देना है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग मास कंसीडर किया है, स्प्रिंग मास। अगर बच्चों में स्प्रिंग मास को कंसीडर करता हूं उस केस में हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, m प्लस एम बाई 3 बाई के, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर स्मूथ है, सिचुएशन कैसी है बेटा, स्मूथ है, ठीक है। अगर यही सिस्टम हमने इस टाइप का ले लिया जिसके अंदर इनर्शिया इफेक्ट जनरेट हो रहा है, राइट ना, या इनर्शियल इफेक्ट है, तो उस केस में आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा इस टाइप का और इसको स्प्रिंग सिस्टम से अटैच कर दिया, ठीक है। और ये के है, मासलेस है, राइट ना, मास m है, तो बेटा इसकी रेडियस r है। और ये सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये स्मूथ नहीं है, क्या है, स्मूथ नहीं है। अब अच्छा, इन दोनों केसेस को मैं आपको कंपैरिजन में बता देता बेटा कि अगर मेरे पास स्मूथ होगा तब और मेरे पास स्मूथ नहीं होगा तब दोनों के टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा, इस केस में ये स्मूथ नहीं, ये इस केस में स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, यहाँ पर स्मूथ सरफेस है। तो बेटा स्मूथ सरफेस का जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई रूट अंडर रूट एम बाई के ही होगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस होने की वजह से यहाँ पर इनर्शियल इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, राइट ना, इनर्शिया का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर ये रफ होने की वजह से जब भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो मूव करेगी, क्या करेगी, मूव करेगी। दैट्स वाई हम यहाँ पर टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रूट m प्लस आई बाई r स्क्वायर। बच्चों आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि
होमोजेनिटी ऑफ यूनिट्स क्या कहता है कि होमोजेनिटी ऑफ यूनिट्स कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में या यूनिट को हम ऐड कर सकते हैं। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी कब बनेगी? आई क्या होता है? एम एल स्क्वायर, जनरली मास इंटू एल स्क्वायर, राइट ना, या आर स्क्वायर। तो आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इसके बाद ये मास बचेगा, मास को मास के साथ में ऐड कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर आया। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? चलिएगा आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि इट मे बी रिंग, इट मे बी अ डिस्क, इट मे बी अ hollow sphere, it may be a solid sphere, right now here also it may be a ring, disc, hollow sphere, solid sphere। लेकिन इन सभी के केसेस में यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा? इक्वल। अगर ये स्फीयर है तब भी टाइम पीरियड उतना ही होगा, अगर ये रिंग है तब भी टाइम पीरियड उतना ही होगा, अगर ये यहाँ पर डिस्क है बच्चों तब भी टाइम पीरियड उतना ही होगा, और ये हॉलो स्फीयर है तब भी इसका टाइम पीरियड उतना ही होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली the same, right now। तो as you know about the moment of inertia of ring, mr square, moment of inertia of disk, mr square by 2, moment of inertia of hollow sphere 2 by 3 mr square, moment of inertia of solid sphere 2 by 5 mr square। तो बच्चों इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो as you know I for ring कितना होता है बेटा? mr square, राइट ना। I for disk कितना होता है बच्चे? disk m r square by 2 about the center, right now। so I for solid sphere कितना होता है? 2 by 5 m r square, ठीक है। for hollow sphere कितना होता है बच्चे? 2 by 3 m r square। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, अकॉर्डिंगली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, सिमिलर वे में अगर हम आगे चलते हैं बच्चों, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस आ जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट ना। सो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है हमारा, ठीक है, वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? तो स्प्रिंग कांस्टेंट पर और मास पर, ठीक है। तो बच्चों एज यू नो अबाउट द स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट ना। सो स्प्रिंग कांस्टेंट की बहुत सारी सिचुएशंस हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, डिपेंडेंसी ऑफ स्प्रिंग सिस्टम टाइम पीरियड, ओके। स्प्रिंग सिस्टम टाइम पीरियड के बारे में अगर बात की जाए तो 2 पाई रूट अंडर रूट m by k, ओके। सो k पर डिपेंड कर रहा है और मास पर डिपेंड करता है, ऑन द मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बच्चों एज यू नो अबाउट द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हैज डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंगली द कॉम्बिनेशन ऑफ श्रीलाल कॉम्बिनेशन एंड प्यारेलाल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द श्रीलाल कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, राइट ना। एंड प्यारेलाल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, याद रहेगा ना। चलिए, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं श्रीलाल कॉम्बिनेशन, श्रीलाल मीन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट ना। सो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम आपसे कहते हैं कि देयर इज अ 2 स्प्रिंग सिस्टम्स या देयर इज अ 2 स्प्रिंग्स कनेक्ट इन सीरीज K1 एंड K2, बच्चों इस केस में K इफेक्टिव कितना होता है? तो बच्चे यहाँ पे K इफेक्टिव होता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, सिमिलरली अगर इसको इलेबोरेट करके या इनिशियली फॉर्म में रखा जाए तो बच्चों ऐसे रख सकते हैं, आपने पढ़ा ही है अच्छे से इसको, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों इस सिस्टम में बोला जाता है कि भाई फर्स्ट स्प्रिंग को जब कनेक्ट करते हैं तो टाइम पीरियड T1 आता है, और जब सेकंड सिस्टम को कनेक्ट करते हैं तो टाइम पीरियड T2 आता है, तब दोनों को एक साथ कनेक्ट करने पर सीरीज में कितना टाइम पीरियड आएगा? तो बच्चों इस केस में आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर आएगा। पॉइंट क्लियर है? तो बच्चों आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ एक ग्राफ के एक सिस्टम के थ्रू। अगर ये K1 है, मास m है, राइट ना। दूसरा सिचुएशन क्या है? K2 है, राइट ना, मास सिमिलर है, ठीक है। तीसरी चीज में हमने क्या किया, थर्ड कंडीशन में
दोनों को हमने ऐड कर दिया बच्चों, तो इस केस में हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इस केस में K1 K2 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो टाइम पीरियड आया वो T1 आया, यहाँ पर टाइम पीरियड आया T2 आया, यहाँ पर टाइम पीरियड आया T आया, ठीक है। देन T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ओके। T स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, चलेगा। अगेन हम बात करते हैं प्यारे लाल कॉम्बिनेशन। प्यारे लाल कॉम्बिनेशन, राइट ना। सो व्हाट इज द प्यारे लाल कॉम्बिनेशन? तो हम बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जब बात की जाएगी तो भाई स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया है, आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दिया है बेटा, आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और अगर आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दिया है तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये K1 है और यहाँ पर ये K2 है। तो बच्चों जब हम K इफेक्टिव की बात करेंगे तो K इफेक्टिव आ जाता है K1 प्लस K2। कितना आ जाता है बेटा? K1 प्लस K2 आ जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि भाई यहाँ पर टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, तो इस केस में बच्चों टाइम पीरियड जो आता है वो आता है 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t1 का स्क्वायर प्लस 1/t2 का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन हमको मिल जाती है, ठीक है। और जो टाइम पीरियड t है वो है 2 पाई रूट अंडर रूट m बाई K1 प्लस K2, ओके। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड को लिखना चाहते हैं तो टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं बेटा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रूट m K1 प्लस K2 अपॉन बेटा क्या आ जाएगा, K1 K2। फाइन, क्लियर है? अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, चलिएगा। ये आ गया बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर है। जब एक स्प्रिंग को लगाएंगे तब इतना, दूसरी स्प्रिंग को ओनली अटैच करेंगे तब T2, और दोनों को एक साथ अटैच कर दिया जाए पैरेलल में तो टाइम पीरियड इतना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी थर्ड कंडीशन है कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। तो बच्चों जब हम स्प्रिंग को कट करते हैं उस केस में क्या होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब कटिंग ऑफ स्प्रिंग की बात की जाएगी तो उस केस में भाई जानते हैं कि स्प्रिंग इंडेक्स जो होता है या स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है बेटा, ठीक है। सो इफ वी कट अ स्प्रिंग इन n इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट हैज स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स। फाइन, क्लियर? सो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ वी कट n equal parts of spring, then each part have k dash is equals to nk, ठीक है। अगर बेटा मैंने 2 पार्ट्स में कट किया है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा, अगर 3 पार्ट्स में कट किया है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3k हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मैंने 3 स्प्रिंग्स को आपस में अटैच कर दिया है तो स्प्रिंग कांस्टेंट को k/3 हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमको मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग कि इफ देयर इज a spring cut like 1:2:3, है ना, then find the ratio of spring constant या spring indexes, इंडेक्स, राइट ना। तो बच्चों इस केस में आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर अगर हमने K1 रेशियो, K2 रेशियो, K3 अगर हमें निकालना है, राइट ना, तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1/x रेशियो 1/2x रेशियो 1/3x, राइट ना। हम मान लेते हैं 1x 2x 3x है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/x 1/2x 1/3x। दैट मीन्स अगर बेटा x को हम कट कर देते हैं और यहाँ पर एक एलसीएम ले लेते हैं तो इस केस में कितना आ जाएगा 6:3:2,
पॉइंट क्लियर है? सो दिस इज द रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर? चलो बच्चों, अगेन हमने पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिए हैं, तो हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है स्प्रिंग से रिलेटेड, स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड। आप ध्यान दीजिएगा इस पर कि बेटा इफ देयर इज अ टू स्प्रिंग्स कनेक्ट विद द मास m, ओके, ठीक है, सो हियर k1 एंड k2 और मास m, ठीक है बच्चों। जब हम इस स्प्रिंग सिस्टम में मास को एक साइड डिस्प्लेस करेंगे, किसी भी साइड डिस्प्लेस कीजिएगा, जब हम इस साइड में डिस्प्लेस करते हैं तो स्प्रिंग इधर की ओर इसको क्या करेगी, पुल करेगी, और ये वाली स्प्रिंग भी इसको पुश करेगी सेम डायरेक्शन में। तो भाई जब हम एक साइड में इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो दोनों स्प्रिंग एक साइड में ही क्या कर रही हैं बेटा, इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रही हैं। दैट मीन्स बोथ स्प्रिंग बिहेव लाइक अ पैरेलल कंडीशन, बोथ स्प्रिंग बिहेव लाइक अ पैरेलल कंडीशन। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका इक्विवेलेंट अगर बनाया जाए तो बच्चों इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बन सकता है इसका, मास m, k1 एंड k2। क्लियर? तो बेटा इस केस में अगर आपसे कहा जाए कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो मैं कहूंगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर मास अपॉन k1 प्लस k2। इस टाइप का मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इस चीज को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसी सिस्टम को वर्टिकल में बना दिया जाए, वर्टिकल में बना दिया जाए, तो उस केस में भी बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड सिमिलर ही होगा, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। बिकॉज जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे जी जो है कांस्टेंट फोर्स की तरह एक्ट करेगा m पर, सो mg कांस्टेंट फोर्स हो गया जो कि SHM पर इफेक्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई जब हम इसको डाउनवर्ड पुल करेंगे, राइट, तो उस केस में ये अप पुल करेगी और ये भी क्या करेगी, इसको अप पुश करने की कोशिश करेगी। दैट मीन्स बोथ बिहेव लाइक अ पैरेलल केस, राइट ना। और सिमिलर केस अगर बेटा मैं इस टाइप से ले लेता हूं, एक इंक्लाइंड मेंबर ले लेता हूं, इंक्लाइंड मेंबर पे, राइट ना, इंक्लाइंड प्लेन पर इस टाइप का ही सिस्टम बना दिया जाए, तो इस केस में भी बच्चों आप देखेंगे कि ये मास m है। इन दोनों ही केस या तीनों ही केस में बच्चों, अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन तीनों ही केस में जो टाइम पीरियड है वो सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका भी टाइम पीरियड यही रहेगा, इसका भी टाइम पीरियड यही रहेगा बेटा। पॉइंट क्लियर है? बिकॉज हियर स्प्रिंग बिहेव लाइक अ पैरेलल केस। क्लियर है कि नहीं है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो अगेन हमारे पास जो आता है, अगेन हमारे पास आता है सर एक और सिस्टम, जस्ट लाइक अ देयर इज अ टू मास particle and one spring, right now, so m1 and m2, ठीक है। अब इस केस में बच्चों आप देख पाएंगे, इस केस में क्या हुआ है, इस केस में आप देखिएगा अगर मैं किसी को भी डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करता हूं x1 और इसको इधर डिस्प्लेस करता हूं x2, तो भाई दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, राइट। अच्छा डिस्प्लेस करने पर जो यहाँ पर टेंशन लगेगा t लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन t लगेगा। पॉइंट क्लियर है? अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल x1 डेल x2 अपॉन डेल टी, इस टाइप से अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ रही है। क्या आ रही है? वेलोसिटी, राइट ना। और अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए एक बार और, तो डेल x2 अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू d2x1 अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट ना, प्लस डेल डी स्क्वायर x2 अपॉन डेल टी स्क्वायर। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन, राइट ना। क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन बच्चों? एक्सेलरेशन होता है फोर्स इनटू मास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? तो बच्चों आप एक बात बताइएगा, यहाँ पर स्प्रिंग पर फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन की इक्वल टी, और मास कितना है m1। सो ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा बेटा, तो हम कहेंगे t बाई m1, राइट ना। और इधर क्या होगा बेटा, t बाई m2, राइट। और पूरे सिस्टम का क्या होगा, t बाई m। क्लियर है कि नहीं? सो भाई सिस्टम में कितना है, m1 प्लस m2 है कि नहीं है?
तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसका भाई एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा यहाँ पर, ये होगा टी बाई एम, क्लियर, ओके, इज इक्वल टू इधर कितना आएगा टी बाई एम वन और इधर कितना आएगा बेटा टी बाई एम टू। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अगर बच्चों यहाँ पे हम अगेन बात करते हैं कि ये सिस्टम का है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन और एम वन चलेगा, इसको एज इट इज रख देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको चेंज नहीं करते, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है उसको उतना ही रख देते हैं, ठीक है, तभी हमारे पास इक्वेशन सही बनेगी। सो ये कितना आ गया एम वन एम टू, ठीक है, एम वन एम टू, ठीक है, और ये कितना है बेटा हमारे पास टी, ठीक है, और ये क्या है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एज वी नो द spring force which is also equals to tension here, that's why we can write kx right now into m1 plus m2, okay, upon m1 m2, okay, d2x upon dt square, ऐसा ही कुछ होगा। तो बच्चों यहाँ से हमने इसको ड्राइव कर लिया और हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, हो रहा है कि नहीं, और x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है वो ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, ओमेगा इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर k m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, ओके, दैट्स वाई t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, okay, into k, okay, that's why we can say that, अगर हम सिंपली यहाँ पे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास टर्म आई राइट ना, वो टर्म क्या आ गई m1 m2 अपन m1 प्लस m2, दिस इज इक्विवेलेंट मास, दिस इज इक्विवेलेंट मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या है बेटा ये इक्विवेलेंट मास सिस्टम, इक्विवेलेंट मास। तो बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये इक्विवेलेंट मास है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक म्यू अपॉन के। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये हमारे पास क्या आ गया टाइम पीरियड इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, क्लियर है कि नहीं? चलो अगर हम सिमिलर वे में बच्चों इस टाइप का एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, ये इधर एक m मास है बच्चों, इधर एक m मास है राइट ना, यहाँ पे भी एक स्प्रिंग है और इस डायरेक्शन में भी या इधर भी एक स्प्रिंग है, k एंड k मास m एंड m। अगर इन दोनों में से किसी को भी डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो आप देखिएगा ये दोनों स्प्रिंग कैसे बिहेव करेंगी लाइक अ पैरेलल केस, और ये दोनों मास कैसे बिहेव करेंगे इक्विवेलेंट मास की तरह। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रूट म्यू राइट ना अपॉन k इफेक्टिव। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? पैरेलल के केस में k कितना हो जाता है 2k राइट ना, और मास कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट m/2। पॉइंट क्लियर है? दैट्स व्हाई यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना आ गया मेरे पास m/4 के, कितना आ गया बच्चे m/4 की। पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं बच्चों। इसी में सिमिलर वे में अगर हम नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं तो भाई नेक्स्ट सिचुएशन इस टाइप की है बच्चे, हमारे पास एक स्प्रिंग है इधर, ठीक है, इधर ये अर्थ से कनेक्टेड है और इधर बेटा एक m मास को हमने कनेक्ट किया है बाय मींस ऑफ पुली। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि इस समय पुली का जो वर्क है वो क्या है राइट ना। तो बच्चे यहाँ पर पुली का जो वर्क है वो केबल और केबल फोर्स की डायरेक्शन को बेंड करना है राइट ना, मोड़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली जितना ये डिस्प्लेस होगा उतनी ही स्प्रिंग डिस्प्लेस होगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हियर द टाइम पीरियड इज इक्वल टू m/k। पॉइंट क्लियर? अच्छा, सिमिलर वे में अगर मैंने आपसे कहा कि सर मेरे पास कुछ ऐसा ही एक और स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमने स्प्रिंग को एक पुली से कनेक्ट कर रखा है बेटा, ठीक है, और पुली से जब कनेक्ट कर रखा है मास m है,
ठीक है, और इधर स्ट्रिंग है, ठीक, ये k है और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है x। तो बच्चों जब हम इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो इसका सेंटर भी तो x ही डिस्प्लेस होगा। आप ध्यान दीजिएगा, अभी सेंटर यहाँ पर है और अभी सिचुएशन क्या होगी, x जाएगा नीचे, तो बेटा इसको भी x डाउनवर्ड जाना पड़ेगा और इसको भी x डाउनवर्ड जाना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल होती है, दैट्स वाई यहाँ पर केवल स्प्रिंग को ही क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, स्प्रिंग एक्सटेंसिबल है, दैट्स वाई स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे x या स्ट्रेच कितना होगी बेटा 2x होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर टेंशन T है तो बेटा ये टेंशन इन दोनों में क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। माइंड क्लियर है? तो बच्चों इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा T/2 और इधर कितना आ जाएगा बच्चे, T/2 आ जाएगा। माइंड क्लियर है कि नहीं है? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये T है तो ये कितना आ जाएगा बेटा, T/2। That's why we can say that the tension T is equals to माइनस का K। अब K की जगह यहाँ पर K ही है, राइट ना, और X की जगह कितना है बेटा, X है, राइट ना, और T की जगह क्या है यहाँ पर 2K, T/2 कितना है यहाँ पर, T/2। तो T is equals to कितना आ गया, माइनस का 4KX। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अगर ये सिचुएशन है तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ T is equals to mg, बिकॉज टेंशन कितना है, mg के इक्वल है। कितना वेट होगा बेटा यहाँ पे, mg, ठीक है। तो अगर इतना होगा तो बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 4kx, दैट्स वाई g इज इक्वल्स टू माइनस का 4k/m into x। Point clear? So that's why we can say that the time period in this situation 2 pi root m, ठीक है, अपॉन 4k, कितना आ गया बेटा, m अपॉन 4k। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? चलो, सिमिलर सिचुएशन अगर हम बनाते हैं तो बेटा एक और सिचुएशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, कौन सी वाली, कि सर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और पुलिस सिस्टम है, ठीक है, इस टाइप का, मास m है, ठीक है, यहाँ पर k है, ठीक है। जब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो उस डिस्प्लेसमेंट होने पर आप एक बात देखिए, इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो इधर भी x होना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं होगा, दैट्स वाई दोनों साइड का डिस्प्लेसमेंट यहीं आएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि जो हमारा सेंटर डिस्प्लेस हुआ है वो x/2 हुआ है, ठीक है। इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो सेंटर x/2 हुआ है, दैट मीन्स स्प्रिंग में जो एक्सटेंस हुआ है वो कितना हुआ है, x/2, राइट ना। और यहाँ पर t लग रहा है, तो बच्चे अगर इधर t है तो इधर भी t होगा, t कितना हो जाएगा बेटा, 2t, ठीक है। इन दोनों का t यहाँ पर क्या होगा, 2t, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 2t इज इक्वल्स टू माइनस का k इंटू x अपॉन 2, दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू माइनस का k/4x, ठीक है। सो mg इज इक्वल्स टू माइनस का k/4x, ऐसा कुछ आएगा। सो g इज इक्वल्स टू माइनस का k/4m into x, that's why टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 pi root 4m/k। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? चलेगा, हो गया। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं, राइट ना, चलेगा। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, राइट ना, सिंपल पेंडुलम, तो बच्चों हमारे पास सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, ठीक है, या फिजिकल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है, लिक्विड पेंडुलम्स क्या होते हैं, ठीक है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं पहले फिजिकल पेंडुलम की, किसकी, फिजिकल पेंडुलम। तो बच्चों मेरे पास एक फिजिकल पेंडुलम है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होती है उसे ही इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे कि इफेक्टिव लेंथ का मास अगर mg है, इधर की ओर एक्ट कर रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इफेक्टिव लेंथ यहाँ थीटा एंगल है, ठीक है, और आपने क्या करना है कि इफेक्टिव लेंथ की वजह से ये क्या होगा, रोटेट होगा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। मास mg इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दैट्स वाई क्या करेगा बेटा, रोटेट करेगा, और जब ये रोटेट करेगा तो टाउ इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का mg, राइट ना, माइनस का mg। अगर इसके मैं कंपोनेंट भी कर सकता हूँ तो कर सकते हैं, mg साइन थीटा, और ये लेंथ कितनी है, d, सो mg, ठीक है, साइन थीटा इंटू d, और एज वी नो टाउ इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे,
आई अल्फा, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का एम जी डी अपॉन अल्फा अपॉन आई इंटू साइन थीटा। बट बेटा आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि एसएचएम की बेसिक कंडीशन क्या है बेटा, एसएचएम की बेसिक कंडीशन है एसएचएम की बेसिक कंडीशन जो है बेटा वो है स्मॉल एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो बच्चों यहाँ पर स्मॉल एम्पलीट्यूड होना जरूरी है, तो स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो उस केस में हम साइन को क्या लिख सकते हैं, ओनली थीटा, साइन थीटा को हम ओनली थीटा लिख सकते हैं बेटा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, साइन को ओनली थीटा लिखा जा सकता है, दैट्स व्हाई ओमेगा स्क्वायर रिप्रेजेंट बाय दिस, राइट ना, एम जी डी बाई आई। सो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर रूट आई अपॉन एम जी डी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है बेटा, ये है कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। सो कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम, ठीक है, फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया जाए सिमिलर वे में कि देयर इज अ रिंग, ओके, देयर इज अ रिंग और दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड रेडियस कितनी है बेटा इसकी आर है, मास कितना है एम है। तो उस केस में अगर इसका टाइम पीरियड निकाला जाए, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड और डिस्टर्ब फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन इस टाइप से, तो उस केस में इसके टाइम पीरियड कितना होगा। तो बेटा टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले हमें बताइएगा आई के वैल्यू कितना होगा, सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे बेटा। सो 2 एम आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है बेटा, रेडियस के इक्वल, दैट्स व्हाई टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रूट 2 एम आर स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, एम जी आर, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर t is equals to 2 pi root under root 2r by g। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, m से m कट हो जाएगा, ठीक। सिमिलर वे में अगर यही क्वेश्चन हमको रिंग के लिए आ जाए, राइट ना, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, अगर यही क्वेश्चन हमको बोले डिस्क की फॉर्म में, राइट ना, और यही क्वेश्चन अगर हमको बोले बेटा स्फीयर के लिए, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन ही अगर हमको बोले हॉलो स्फीयर के लिए, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं बेटा, एक बार निकाल के बताइएगा प्रॉपर, ठीक है, चलेगा। तो अगर हम डिस्क की बात करेंगे तो बेटा डिस्क के लिए आई की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर, तो बेटा डिस्क के लिए आई की वैल्यू आती है 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगर स्फीयर के लिए बात की जाएगी तो बेटा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितनी हो जाएगी बेटा, 7/5 एम आर स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा 7/5 एम आर स्क्वायर बाई 2, 7/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। देन होलो स्फीयर के लिए कितना होता है, सेंटर के अबाउट 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 5/3 एम आर स्क्वायर। क्लियर है, चलो आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये फिजिकल पेंडुलम था, ठीक है। अगर बेटा हम यहीं पे बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, तो बेटा सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, तो बच्चे अगर सिंपल पेंडुलम की बात की जाए तो उस केस में पेंडुलम की लेंथ L है, इफेक्टिव लेंथ L है और मास कितना है m है, ठीक है। इस केस में अगर टाइम पीरियड बात की जाए तो 2 पाई रूट अंडर रूट आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा इस केस में, एम आर स्क्वायर, दैट मीन्स एम एल स्क्वायर। सो बेटा यहाँ पे आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी, और डी की वैल्यू इफेक्टिव कितनी है बेटा यहाँ पर एल, सो एम से एम को कट कर देंगे, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर रूट एल अपॉन जी। क्लियर है कि नहीं है, राइट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, यहीं से हम कह सकते हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम नॉट डिपेंड ऑन द मास एंड एम्पलीट्यूड, राइट ना। अच्छा, दूसरा सर टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन द लेंथ, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। पॉइंट क्लियर है, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास क्या बन जाते हैं, पॉइंट्स बन जाते हैं कि भाई नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड्स क्या है, मास एंड एम्पलीट्यूड।
टाइम पीरियड की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, बट एसएचएम डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर एसएचएम की कंडीशन होगी तो वहां पे स्मॉलर एम्पलीट्यूड होना कंपलसरी है बेटा, ठीक है, क्योंकि जब लार्ज एम्पलीट्यूड होता है तो वहां पर बहुत सारे वियर एंड टीयर्स आ जाते हैं, ठीक है, लॉसेस इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड ऑन द लेंथ, रूट एल, ठीक है। तो बच्चों अगर यहाँ पे मैं आपको ग्राफ पूछ लूं कि टाइम पीरियड एंड रूट एल में ग्राफ क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। और अगर स्क्वायर में पूछ लिया जाए तब भी बेटा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एल में, तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एज वी नो वेरी वेल, डिपेंड ऑन टेम्परेचर मीन्स डिपेंड ऑन लेंथ, है ना, लेंथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो बच्चे जब डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर की बात की जाए तो एज वी नो कि लेंथ चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द अल्फा डेल टी, याद है आपको, थर्मल इफेक्ट, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। सो थर्मल एक्सपांशन के अकॉर्डिंग इसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा बेटा। और कैसे चेंज हो जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मुझसे कहा जाए कि डेल टी अपॉन टी की वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहाँ पे कहूंगा 1/2 अल्फा डेल टी, यहीं से हम लेके आते हैं बेटा टाइम गेन एंड टाइम लॉस, राइट ना, या टाइम लूज एंड टाइम गेन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, सिमिलर वे में अगर बात किया जाए डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी, तो बच्चों ग्रेविटी का जो चेंज है वो डिपेंड करता है प्लस माइनस ए, ठीक है, अप डाउन कंडीशंस पे, क्लियर है, अप डाउन कंडीशन। और एक्सेलरेशन फ्री फॉल के केस में जीरो होता है, ठीक है। ये कौन सा केस है बेटा, फ्री फॉल, फ्री फॉल एंड स्पेस, ठीक है। और अगर बेटा यही चीज हम मून पे ले जाएं तो जी डैश इजिकल्स टू या जी मून इजिकल्स टू कितना हो जाता है, GY6। यहीं से क्वेश्चन आता है बेटा कि अगर अर्थ से पेंडुलम को मून पर ले जाया जाए, स्टैंडर्ड पेंडुलम को, तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड √6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, पॉइंट क्लियर है। अगर हम जितना टाइम पीरियड अर्थ पर चाह रहे हैं या अर्थ पर है उतना ही मून पर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ को 1/6 कर देना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, चलेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि स्टैंडर्ड टाइम पीरियड, स्टैंडर्ड पेंडुलम की अगर बात की जाए, पेंडुलम की अगर बात की जाए तो बेटा इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 2 सेकंड होता है, और लेंथ जो होती है बेटा वो 1 मीटर होती है, कितनी होती है, 1 मीटर होती है, इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर अगर मुझे इस टाइप का टाइम पेंडुलम दे दिया जाए या इस टाइप की कोई सिचुएशन दे दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लूइड के अंदर है, कैसे है बेटा, फ्लूइड के अंदर है, ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है और फ्लूइड के अंदर है, ठीक है, और फ्री सरफेस से इसका जो डेप्थ है वो h है, इस केस में क्या कर रहा है, ऑसिलेट करेगा बेटा, राइट ना, SHM करेगा, तो इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2π√h/g, पॉइंट क्लियर। अच्छा, सिमिलर वे में अगर बेटा आपको इस टाइप की एक फ्लूइड ट्यूब दे दी जाए, जो इधर से अल्फा है इधर से एंगल बीटा बना रही है, ठीक है, और इस ट्यूब में जो फ्लूइड है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो उस केस में क्या करेगा बेटा, SHM करने लगेगा, ठीक है। तो अगर इस टोटल फ्लूइड लेंथ की लेंथ कितना है, L है, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है, L है, तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं T = 2π√L/g, बेटा आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इस टाइप की सिचुएशन हमको मिलेगी, पॉइंट क्लियर है। अगर बेटा इसको ही हम क्या करें, परपेंडिकुलर बना दें, इस टाइप की एक ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर इस टाइप की मैंने कोई ट्यूब ले ली तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसकी लेंथ अगर L है, ठीक है, ये वाली लेंथ L है ना कि टोटल लेंथ, तो इस केस में टाइम पीरियड T = 2π√L/g आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टाइप जो है हमारे पास आ जाता है, इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इक्वल्स टू अर्थ रेडियस, देन
अर्थ रेडियस की इक्वल अगर हमारे पास लेंथ है तो उस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई रूट अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा, L अपॉन 2G या R अपॉन 2G, R रेडियस और ये आ जाएगा बेटा 2G, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 60 मिनट। याद रखना है सभी बच्चों को, ध्यान रखना, यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सिमिलर आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के अंदर भी कि जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 84 मिनट्स होता है, ठीक है। अगर हम कोई टनल डिग कर देते हैं अर्थ के डायगोनल के अराउंड या डायमीटर के अराउंड, तो उस केस में भी हमारे पास क्या आता है, टाइम पीरियड 84.4 मिनट्स आता है। और अगर किसी कोड के अराउंड भी टाइम टनल डिग कर देते हैं तो उस केस में भी हमारे पास टाइम पीरियड कितना आता है सर, 84.4 आता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टनल डिग है ना, डिग, ठीक है, अलोंग द डायमीटर डाया, ठीक है। और अलोंग द कोड भी कर सकते हैं, तो उस केस में भी अलोंग कोड, उस केस में भी बेटा टाइम पीरियड कितना आ जाता है मेरे पास, 84.4 मिनट्स आता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ये इट्स ऑल अबाउट द SHM बच्चों, ठीक है। देन इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कहीं से कहीं तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा इस टाइप की सिचुएशंस के फॉर्मुलेशंस को आप एक पेज पे अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। और फिर सॉल्यूशन कीजिएगा जो भी आपके पास सिचुएशन है, राइट ना। कुछ टाइप की सिचुएशन आपको मिलेंगी, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, ठीक है, टाइम पीरियड निकालने के लिए, है ना। अगर आपसे पर्टिकुलर बोल दिया जाए कि भाई इतने डिस्प्लेसमेंट पर इतना वेलोसिटी है, ठीक है, तो उस केस में भी आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक V1 एंड V2 एट x1 एंड x2, देन टाइम पीरियड, राइट ना। सो बेटा इस केस में टाइम पीरियड जो आता है 2 पाई रूट अंडर रूट, ठीक है, 2 पाई रूट अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर आता है, ठीक है। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है। अगर बच्चों यहीं पे एम्पलीट्यूड पूछ लिया जाए, एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर रूट x1 V2 स्क्वायर माइनस x2 V1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, राइट ना। इस टाइप का आपको फॉर्मुलेशन मिल जाता है, ठीक है बेटा, चलेगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट में, क्लियर।